नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। सुपर पावर अमेरिका और चीन के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। अमेरिकी सीनेट स्पीकर नैन्सी पेलोसी के लौटते ही चीन ने ताइवान की नाकेबंदी कर दी है। इतना ही नहीं, चीन ने ताइवान से लगे इलाकों में सैन्य अभ्यास भी शुरू कर दिया है। चीन की ओर से इस युद्धाभ्यास के लिए कई युद्धपोत, फाइटर जेट, मिसाइलों को तैनात किया गया है। चीन ताइवान की सीमा से सिर्फ 9 समुद्री मील की दूरी पर सैन्य अभ्यास कर रहा है। अमेरिका भी इस स्थिति पर पूरी नज़र बनाए हुए है। अमेरिका ने चीन के युद्धाभ्यास को देखते हुए ताइवान के पास फिलीपींस सी में अपना युद्धपोत USS रोनाल्ड रेगन भेज दिया है। चीन के युद्धाभ्यास को लेकर ताइवान ने कहा कि हम स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम संघर्ष नहीं चाहते। उधर अमेरिका ने भी चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि नैन्सी पेलोसी के दौरे को संकट में नहीं बदलें। कि नैन्सी पेलोसी जो यूनाइटेड स्टेट्स के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर हैं, जैसे हमारे लोकसभा के स्पीकर होते हैं, वैसे नैन्सी पेलोसी वहाँ के लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट की स्पीकर हैं। तो इस लेवल पे, इस स्तर पे, इस ऊंचे स्तर पे जो विज़िट हो रही है USA की तरफ से ताइवान में, ये पिछले कुछ सालों में, पिछले 5 या 6 सालों में सबसे पहली ऐसी विज़िट है। तो इसकी वजह से थोड़ा टेंशन बढ़ गया है US और चाइना के बीच, इसमें कोई शक की बात नहीं है। चाइना ने भी कहा है कि वह कुछ कदम उठाएंगे और उन्होंने आज ही अनाउंस किया है कि मिलिट्री कुछ एक्सरसाइजेज और ड्रिल्स वो करेंगे ताइवान स्ट्रेट में। तो हमें ये उम्मीद है कि ये जो आज का जो प्रकरण है और जैसे हालात हैं, ये आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, जिससे USA और चाइना के बीच में ज़्यादा टेंशन बढ़ जाए वगैरह। हमारी उम्मीद यही होनी चाहिए कि ये टेंशन जल्दी से सबसाइड हो जाए और जो पहले के जो हालात थे वैसे ही हालात एशिया में और हमारे नज़दीक, भारत के नज़दीक फिर से हो जाएं। ने एक बार फिर चीन को खुलेआम बता दिया है कि आपसे कोई समझौता नहीं, स्वायत्तता को लेकर, संप्रभुता को लेकर, स्वतंत्रता को लेकर और नैन्सी पेलोसी के स्वागत को लेकर कहीं ना कहीं बिल्कुल ये समझ में आ गया है ड्रैगन को कि जो अमेरिका से वो बार बार कहता रहा कि ताइवान के मुद्दे पर वो कुछ न बोलें, और अब जब वहाँ पर नैन्सी पेलोसी आई, वहाँ रुकी और उड़ के गई, वहाँ से वापस लौट के गई, उसी समय इन 3 गतिविधियों में चीन की पराजय पूरी तरह दुनिया के सामने हो गई और अमेरिका ने कहीं ना कहीं ये बतला दिया कि वो डरने वाले नहीं हैं और ड्रैगन की गीदड़ भभकियों का असर उन पर नहीं होने वाला है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किरोड़ी सिंह, डॉक्टर किरोड़ी सिंह, अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार, प्रभात त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, और डॉक्टर ललन सिंह जी, रक्षा विशेषज्ञ। आप तीनों का स्वागत है NV न्यूज़ पर। सबसे पहले हम ललन सिंह जी आपके पास आएंगे। ललन सिंह जी, ताइवान ने बहुत खुले रूप से चीन को बता दिया कि इन गीदड़ भभकियों से कुछ होने वाला नहीं है और नैन्सी पेलोसी के लिए लाल कालीन बिछाकर ताइवान ने यह भी बता दिया कि आपसे स्वायत्तता, संप्रभुता और स्वतंत्रता के नाम पर कोई समझौता नहीं होगा। अब आगे क्या होगा? बहुत ये जानते हुए दुनिया को ये समझ में आ गया है
कि चीन जितना भी बोल ले, लेकिन अमेरिका का अपना एक वजूद है, ताकत है, और इसमें कोई शक नहीं कि वो दुनिया कमा सकती है। उनकी मैडम नैन्सी बावजूद चीन का बयान और ट्वीट के वो ताइवान पहुंच गई और उनके साथ 12 से 14 एयरक्राफ्ट उनके सुरक्षात्मक तौर तरीके से उनको ताइपे में पहुंचा दिया। यहीं पे चीन की एक तरह से पराजय हो गई और दुनिया के सामने, आपने भी बहुत सही कहा, उसे समझ में आ गया कि अमेरिका हमारी बातों से दबाव में आने वाला नहीं। नंबर 2, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ताइवान यूक्रेन नहीं है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो ताइवान को अमेरिका का सपोर्ट है वो इतना जबरदस्त है क्योंकि ये टापू चारों तरफ से, जैसा आपने बताया कि त्रिपोल और रडर और एक और वारशिप, तीनों तरफ से इसके रक्षक के तौर पे एकदम एक्टिव हो चुके हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि चीन इस बात को समझ रहा है कि हम अपनी प्रयास जरूर कर रहे हैं, 6 तरफ से इसके ऊपर दबाव बना रहे हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा एक्शन कर दे जिससे कि ये इग्निशन पूरी ज्वालामुखी के तौर पे बन जाए और फिर लेने का देना पड़ जाए। ये भी मैं बताना चाहूंगा कि ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने जो अभी कुछ ही समय पहले एक बयान दिया है कि हम चीन के साथ विवाद नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि चीन लगातार खुफिया इंफॉर्मेशन हमारी इकट्ठा कर रही है जिसका हमें पूरी जानकारी है। तो मैं ये सब मिला के, समुद्र में उन्होंने मिसाइल भी दागे हैं टापू के ऊपर चीन ने, लेकिन ठीक है, अभ्यास और एक्टिव होना अलग चीज है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ताइवान के ऊपर किसी तरह का वो और इससे आगे विवाद नहीं बढ़ाना चाहेंगे क्योंकि उनकी हालात अमेरिका के सामने पूरी तौर पे दबाव में है और ताइवान के इलाके से जो मिसाइल गुजरा है उसका भी विरोध दर्ज कर दिया गया है और अमेरिका ने अपने स्पेस, अपने वारशिप और अपने हथियारों को जो उनको प्रोवाइड किया हुआ है वो अपने आप में सेल्फ कंटेन है, जिसका चीन को पूरी तौर पे जानकारी है। ठीक है प्रभात त्रिपाठी जी, 3 सवाल हैं आपसे मेरे। नवंबर में सीनेट होनी है बीजिंग में और शी जिनपिंग को दोबारा बताना है, तीसरी बार बताना है कि कैसे फिर चीन में सत्ता में काबिज होना है। और लगातार वो कहते रहे कि कहीं ना कहीं माओ से तुंग उनके सपनों में आते हैं और माओ से तुंग के सपनों को साकार करने के लिए लड़ते रहे। लेकिन साई इंग-वेन ने उठा के जो तमाचा मार दिया है ड्रैगन के गाल पर, नवंबर से पहले जवाब देना है। और जवाब सिर्फ इसलिए नहीं देना है कि साई इंग-वेन ने तमाचा मार दिया है, जवाब इसलिए देना है कि राष्ट्रवादियों का ताइवान एक बार फिर लगातार चीन के सामने खड़ा है और चीन को चुनौती दे रहा है। और फिर एक बार माओ से तुंग 1949 के बाद 2022 में उनके जो शिष्य हैं शी जिनपिंग, जो कहते हैं माओ से तुंग उनके सपनों में आते हैं, वो माओ से तुंग को हरा रहे हैं दुनिया के सामने। क्या शी जिनपिंग ये होने देंगे? देखिए चंद्रशेखर जी, मैं इस पूरे मामले में 2-3 पक्ष रखना चाहता हूं जो ताजा घटनाक्रम है। ये 140 करोड़ में 33 करोड़ की एक तरीके से विजय हुई है अमेरिका की। और अमेरिका ने जिस तरीके से नैन्सी पेलोसी को वहां भेजा और चाइना की जो दादागिरी थी, जो जिस तरीके से चाइना विस्तारवादी उस पर एक विश्वास करके और जिस तरीके से उसने भारत के अंदर अक्षय चाइना को और अरुणाचल प्रदेश और ये सारी चीजें जमीन कब्जा करके हम लोगों ने गलवान घाटी में उनको भगाया मार के, और जिस तरीके से जवाहरी मारा गया और पाकिस्तान को अमेरिका ने अपने कब्जे में करके डॉलर दे के पाकिस्तान को इनको भी चाइना से अलग किया। सबसे बड़ी चीज क्या है कि आजीवन वो वहां के राष्ट्रपति बनना चाहते थे, उसमें उनके डेंट लग गया है। ये डेंट ये लग गया है कि चाइना जो है वो चाइना सिर्फ गीदड़ धमकी देता है ड्रैगन, और ड्रैगन के पास भले 20 लाख की पैदल सेना हो
लेकिन ताइवान का जो भौगोलिकता है उसका वो चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, और ताइवान को चाइना अगर अटैक करेगा तो चाइना का नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि ट्रुप्स वहां नहीं पहुंच पाएंगे। पैदल सेना उनकी बहुत भारी रहती है, लेकिन हमारे भारतीयों ने मार के भगाया उनको, कई बार मार के भगाया भारतीयों ने, और ये गीदड़ धमकी देते हैं। लेकिन इसमें एक अंतरराष्ट्रीय स्थिति एक छिपी हुई है जो मुझे दिखाई देती है। वन चाइना पॉलिसी का जो समर्थन 176 देशों में, एक बाकी सारे देश वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करते हैं, मात्र 22 देश ऐसे हैं जो समर्थन नहीं करते हैं और ताइवान को मान्यता देते हैं। यूनाइटेड नेशन भी ताइवान को मान्यता नहीं देता है। ये जो हो रहा है, ये जो पूरा घटना चक्र है, ये मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अमेरिका जो है, देखिए यूक्रेन और रूस की स्थिति भौगोलिक बिल्कुल अलग थी, युद्ध की स्थिति बिल्कुल अलग थी। वहां रसिया मात खा गया और यूक्रेन को अमेरिका ने सारे वेपन्स दिए, ब्रिटेन ने दिए, सब दिए, लेकिन उनके ट्रुप्स लड़ने नहीं गए। लेकिन जब ताइवान पे कोई अगर चिंगारी भड़केगी, जो ये छह तरफ से उन्होंने घेर दिया है, मॉकड्रिल कर रहे हैं, करिए, आपका अधिकार है, लेकिन अगर एक चिंगारी भड़क गई तो ये मान के चलिए कि अमेरिका जो है वो उसके सारे एयर स्ट्रिप्स सारे तैयार बैठे हुए हैं चाइना के ऊपर हमला करने के लिए। और चाइना ये ना सोचे कि अमेरिका ताइवान को सिर्फ डिफेंस देगा या असला देगा और अपने ट्रुप्स नहीं देगा। अमेरिका ने पूरा एश्योरेंस दे दिया है, तभी नैन्सी पेलोसी वहां गई हैं इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच। और मुझे ऐसा लगता है कि ताइवान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मान्यता देने के लिए अमेरिका, ये सारा प्रोपेगेंडा पूरा हो रहा है। अगर चाइना ने अगर जरा भी वार किया, चाइना ने जरा भी अगर हमला किया, तो अमेरिका वहां से हमला करेगा, थर्ड वर्ल्ड वार की स्थिति बनेगी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि रूस ने भी बहुत धमकी दी थी परमाणु बम की, और रूस के जो है बैकफुट पे आ गए 140 दिन के उसमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ताइवान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मान्यता दिलाने के लिए अमेरिका जो है कोई कदम उठाएगा, क्योंकि ताइवान को मान्यता अभी तक नहीं मिली है। और चाइना बराबर कहता है कि हमारा रिपब्लिक स्टेट है, हम ये हमारे हाथ में है, और विस्तारवादी योजना में चाइना सफल नहीं हो पाएगा, ताइवान के साथ सफल नहीं हो पाएगा। ताइवान की प्रेसिडेंट ने अभी कह दिया है कि हम अपनी सुरक्षा और स्वायत्तता के लिए लड़ेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि कोई बात आगे बढ़े, लेकिन अगर सुरक्षा और स्वायत्तता की बात आएगी, क्योंकि देखिए वहां पे राष्ट्रवाद और लोकतंत्र पूरी तरीके से जीवित है, वहां माओइस्ट नहीं है, वहां पे चाइना का लोकतंत्र है ही नहीं चाइना के अंदर। तो ये जो पूरी स्थिति बन रही है चंद्रशेखर जी, ये पूरे विश्व में सिर्फ गीदड़ धमकी की चाइना की है। अगर चाइना ने जरा भी गलती की तो एशिया के अंदर अमेरिका उतरेगा और बहुत बड़ी वार होगी। इसलिए चाइना ऐसी गलती नहीं करेगा, जहां तक मेरा अपना सवाल है। सिंह जी, मेरा सवाल आपसे है। किरोड़ी सिंह जी, आवाज़ मिल रही है आपको मेरी? हाँ जी। किरोड़ी सिंह जी, खराब अर्थव्यवस्था, उसके बाद कोरोना के दौर में जो चीनी नागरिकों का जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं पशुपेश में है शी जिनपिंग को लेकर। नवंबर में उन्हें यह भी बताना है कि वो फिर आगे भी उन्हें अपना कार्यकाल जारी रखना है, और ऐसे में बिल्कुल बीच महफिल में साइंग बैन उठा के तमाचा मार देती हैं। तो क्या लगता है कि शी जिनपिंग माओ से तुंग वहाँ नहीं पहुँच पाए, एक कसक उनके दिल में है। नानजिंग नरसंहार के जो दिन था उसको उन्होंने राष्ट्रीय दिवस घोषित कर दिया। बहुत सारी कसक लियूजिन उनके सपनों में आते हैं। क्या शी जिनपिंग माओ से तुंग जो नहीं कर पाए वो कर लेंगे, ताइवान तक पहुँच जाएंगे और ताइवान तक पहुंचकर ये बता देंगे, अमेरिका को वहाँ से भगा देंगे और किसी को वहाँ नहीं रहने देंगे? क्या कर शी जिनपिंग के पास क्या अब रास्ता बचता है, जब नैन्सी पेलोसी वहाँ उतर गई, वहाँ बातचीत करके और वहाँ से वापस चली गई? अब क्या रास्ता बचता है? देखिए, ऐसा है, कोई भी घटना होती है तो उसके पीछे कुछ परिस्थितियां होती हैं, घटना होती है, वो परिणाम होती है कुछ परिस्थितियों का। तो आज जिस तरह की वैश्विक लेवल पे परिस्थितियां बन रही हैं, तो उसमें हम देखें कि ट्रंप की नीति थी वो वाणिज्यिक और व्यापार संबंधी नीति पे ज्यादा इंटरेस्ट था, और जो बाइडेन का जोर है वो है
भू राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से अमेरिका को मजबूत बनाना। तो उसमें यूक्रेन में अमेरिका ने ये एंटिसिपेट किया था कि पूरी दुनिया उनके साथ हो जाएगी, लेकिन एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बहुत से देश साथ नहीं रहे, इवन भारत ने भी समर्थन नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में वहाँ की उनकी अपनी जो साख है वो अमेरिका में गिर रही थी। तो उसके लिए एक तो जवाहरी को अभी मारा है और उन्होंने अनाउंस किया है कि हमने न्याय को जस्टिस हैज बीन डिलीवर्ड, और दूसरा ये ताइवान में भेजना है। इससे ऐसा कुछ मीडिया ये कह रहे हैं कि चाइना को बहुत नुकसान होगा, धक्का लगा है। मेरे विचार से चाइना को धक्का नहीं लगा है, इससे शी जिनपिंग और मजबूत होगा, क्योंकि चाइना का एजेंडा यह है कि रीयूनिफिकेशन हो और चाइना ने इसको राष्ट्रवाद से जोड़ रहा है। तो चाइनीज जनता को ये समझाने में सफल होंगे कि चाइना के राष्ट्रवाद के लिए सबसे बड़ा खतरा है वो अमेरिका है और वो ताइवान के थ्रू है। और अमेरिका ने उसको उसके लिए ये भी कहेगा चाइना कि अमेरिका ने वन चाइना पॉलिसी मान रखी है। इस एक सैद्धांतिक दृष्टि से बहुत सी जो संयुक्त वक्तव्य हुए हैं, उन्होंने एक चाइना के सिद्धांत पे अमेरिका भरोसा करता है। तो ताइवान को संप्रभु राष्ट्र अमेरिका ने भी नहीं मान रहा है और भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी संप्रभु राष्ट्र नहीं मान रखा है। तो जब संप्रभु राष्ट्र नहीं है तो चाइना का पक्ष इस रूप में मजबूत हो जाता है और चाइना ये कहेगा कि रीयूनिफिकेशन हमारा एजेंडा है और उसको हम पूरा करना चाहेंगे। तो इससे मुझे लगता है कि शी जिनपिंग कमजोर नहीं होके और मजबूत होगा, और जब पीपल्स कांग्रेस होगी इस साल के अंत में तो उनको कन्विंस करेगा कि चाइना को कंटेन करने के लिए अमेरिका और उसके जो मित्र राष्ट्र हैं वो लगे हुए हैं। और इसके लिए भारत को भी पश्चिमी देशों ने यूज करने की कोशिश की, लेकिन हमारे विदेश मंत्री ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि चीन और भारत अपने मुद्दे निपटाने के लिए, अपने विवाद को सुलझाने के लिए सक्षम है, हमें किसी की मदद की या सहायता की जरूरत नहीं है। तो भारत इस रूप में किसी भी गठबंधन में शामिल होने को तैयार नहीं है। तो जो पेलोसी की विजिट है उसको लेके भी अमेरिका में भी डिफरेंस है। अमेरिकी सेना ने ये सलाह दी थी कि पेलोसी नहीं जाए, लेकिन वो जिस तरह की असर्टिव है लेडी, और उस असर्टिव की वजह से उनका ट्रंप से भी विवाद चला था बहुत लंबे समय तक। और यहाँ की शायद अमेरिका की सेना ने सलाह दी थी कि आप इस समय ताइवान मत जाइए, ताइवान जाने से स्थिति बिगड़ेगी, लेकिन वो नहीं मानी और आई। मेरे ख्याल से अमेरिका के प्रेसिडेंट, ऐसे मीडिया में आया है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट भी नहीं चाहते थे कि इस समय विजिट करे और चाइना से रिश्ते और ज्यादा बिगड़े। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि चाइना कमजोर होगा, लेकिन मैं प्रभात जी से सहमत हूँ कि चाइना इस समय युद्ध में नहीं झोंकेगा अपने देश को, क्योंकि चाइना का उद्देश्य दूसरा है। चाइना का एक लॉन्ग टर्म गोल है कि वो विश्व का सुपर पावर बनना चाहता है और अमेरिका को रिप्लेस करना चाहता है। अगर चाइना ने अपने देश को, अपनी सेना को युद्ध में झोंक दिया तो चाइना को नुकसान ज्यादा होगा, जो कि अमेरिका प्रोवोक करके ये चाहता है कि चाइना कहीं न कहीं फंस जाए और चाइना को कंटेन कर लिया जाए। लेकिन डिप्लोमेटिकली जिस तरह से चाइना हैंडल कर रहा है सिचुएशन को, इंडिया के साथ भी और दूसरे देशों के साथ भी, और अफ्रीका और दूसरे देश हैं लैटिन अमेरिका, एशिया में बेल्ट एंड रोड के थ्रू अपना प्रभाव जमा रहा है, उससे चाइना धीरे धीरे अपने को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक सिद्धांत देते हैं कि कोई राष्ट्र किसी का दुश्मन कब होगा। विवाद हो सकते हैं, विवाद का मतलब दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी तब होता है कि उसकी पोजीशन से उसको कोई डिस्प्लेस करे। तो चाइना में वो पोटेंशियल है कि वो अमेरिका को डिस्प्लेस करके सुपर पावर बन जाए और अमेरिका नंबर 2 पे आ जाए। तो ऐसा चाइना में पोटेंशियल है। इसे अमेरिका और चाइना के दुश्मनी तो रहेगी, दोस्ती नहीं हो सकती। लेकिन आज जिस तरह का विश्व है, उस विश्व में अंतर संबंध है, इंटरडिपेंडेंस है। कोई देश अपने आप से अलग होके अपने आप को मजबूत नहीं कर सकता। तो चाइना की और अमेरिका की अर्थव्यवस्था है वो एक दूसरे में इतनी एंटेंगल हो चुके हैं, घुल मिल चुके हैं। तो अमेरिका भी मुझे नहीं लगता कि कोई युद्ध की स्थिति तक जाएगा, और चाइना तो जाएगा ही नहीं, तो चाइना का गोल अलग है। तो मुझे नहीं लगता कि, मैं प्रभात जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि युद्ध की स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन इससे
शी जिनपिंग की स्थिति चाइना में कमजोर भी नहीं होगी, क्योंकि उसको एक मदद मिल जाएगी इससे कि अब चीन को बहुत बड़ा खतरा है। और खतरे में हर जब कोई भी नेता देश को खतरा अगर प्रोजेक्ट कर देता है तो वो मजबूत हो जाता है, कमजोर नहीं होता है। तो इससे चीनी राष्ट्रवाद को और मजबूती मिलेगी। जी ठीक है ललन सिंह जी, जो किरोड़ी सिंह जी ने कहा, जो प्रभात त्रिपाठी जी ने कहा, आप अच्छी तरह से उसको सुन रहे थे, समझ रहे थे। लेकिन अब स्थितियां ये भी हैं कि जो युद्धाभ्यास, सैन्य अभ्यास चलने वाला है, उससे कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन चीन करेगा। और जैसा कि किरोड़ी सिंह जी भी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं शी जिनपिंग मजबूत हो रहे हैं राष्ट्रवाद को लेकर। वो ये उनको एक हथियार मिल गया है कि राष्ट्रवाद में कहीं ना कहीं वो चीन को समझा सकते हैं, चीनी नागरिकों को, अपने देश को, कि ताइवान को छुड़ाने के लिए अमेरिका उन पर हमला कर रहा है और इसमें कहीं ना कहीं चीन एक होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या वाकई में ऐसा ही है जैसा दिख रहा है? चंद्रशेखर जी, अगर याद कीजिए तो यूक्रेन और रूस में बहुत गर्मी और हलचल मचा हुआ था। दुनिया के जितने भी जानकार थे, विदेश और रक्षा, उनका कहना था कि भाई लड़ाई नहीं लगी, केवल ये एक्टिव रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, दबाव बनाएंगे और अपनी बातों को मनवाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन लड़ाइयां ऐसी होती हैं कि अचानक इस तरह का कोई विस्फोटक हालात पैदा हो जाता है और आग के अंदर इतनी ज्वाला आ जाती है कि लड़ाई एक स्वाभाविक रूप से एकदम डेलिब्रेट तौर पे शुरू हो जाता है। मैं पहले एक चीज बताना चाहूंगा, आपको भी पता है कि ये चीन जो है 3 बार ताइवान को अटैक कर चुका है और युद्ध विराम भी उन्होंने किया है। एक बार पहले जापान का आधिपत्य भी ताइवान के ऊपर था, ये भी याद करने वाली 1895 में दे दिया था। 1895 में जी खुद जापान को सौंप दिया था। तो मैं एक चीज तो मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, करोड़ीमल साहब का भी बहुत कहना सही है, प्रभात जी का भी बहुत कहना सही है। हालात लड़ाई की नहीं बन रही है और ना ही बनने की उम्मीद है, उसके कई कारण है। लेकिन चीन एक ऐसा विस्तारवाद देश है और उसके अंदर एक ऐसी अहंकार की भावना पैदा हो गई है कि अभी वो किसी भी दुनिया के देश को अपने नीचे रखना चाहता है, जिसमें सबसे पहला अमेरिका है। अब आप देखिए, मान्यता अमेरिका ने भी ताइवान को नहीं दिया, लेकिन चीन को उसने साफ बता दिया है कि अगर किसी भी तरह की आपने ताइवान के ऊपर सामरिक एक्टिव होने की कोशिश की तो हम इसको अपने आप के ऊपर समझेंगे और हम इसका जवाब पूरी तौर पे देंगे। और ये बात सही है कि अगर अमेरिका ने इसका जवाब दिया तो चीन को बहुत दिक्कतें हैं। वो एक टापू है और टापू के अंदर DF-17 केवल 15,000 के रेंज वाला लगाने से वो सफल नहीं हो सकता, ये भी मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूँ। तो सवाल यहाँ पे ये है कि लड़ाई होगी या नहीं होगी, लेकिन माहौल बहुत ज्यादा युद्धाभ्यास के कारण एक्टिव है। 6 तरफ से इन्होंने उसके ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया है और अमेरिका भी अपने लड़ाकू जेट विमानों के द्वारा इनके ऊपर नजर रख रहा है और लगातार मिसाइल ताइपेन के ऊपर से भी 2 बार इन्होंने एक्शन कर दिया है। तो अब एक बात ये भी याद रखनी की है कि जो नैन्सी मैडम है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बाद तीसरी सबसे अमेरिका की ताकतवर हस्ती है और अगर उन्होंने ताइपेन को विजिट किया है तो बहुत सोची समझी रणनीति के द्वारा और 25 साल के बाद ये इस तरह का यात्रा एक कोई ऐसे अनजाने में नहीं हुई है और इसका मकसद है कि चीन आपको समझ में आना चाहिए कि अमेरिका को तुम अमली मत दिखाओ, अन्यथा तुम्हारी हालत जुहारी जैसे भी हो सकती है। ऐसा मिसाइल, ऐसा ड्रोन जिसमें कोई धमाका नहीं, 6 बुलेट लगेंगे और सटीक तुम्हारे ऊपर निशाना लगाया जाएगा और बाकी सभी बच जाएंगे। तो पाकिस्तान और रूस अगर उधर है तो इधर अमेरिका, नाटो, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत तो अपना निष्पक्ष अभी सब कुछ देख ही रहे हैं। लेकिन हालात जो बन रही है लड़ाई की नहीं है, लेकिन लड़ाई कभी भी होना मुनासिब हो सकता है। हालात ऐसे भी हैं
प्रभात त्रिपाठी जी, सबसे पहले दुनिया में हथियारों का जब निर्माण हुआ होगा तो आत्मरक्षा के लिए हुआ होगा, फिर कब्जे के लिए होने लगा, फिर शान शौकत के लिए होने लगा। तो क्या लगता है कि ये जो हथियारों का निर्माण इतना हो गया है, अब मान लीजिए ताइवान को बीच में रख के और दो बड़े ड्रैगन और सुपर पावर लड़ रहे हैं आपस में, एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं। 10-15 देश तो छोटे मोटे ऐसे ही कहीं ना कहीं डर डरा के हथियार ले ही लेंगे, इतने हजारों लाखों करोड़ के। देखिए चंद्रशेखर जी, आपने बिल्कुल सही कहा। बारूद के ढेर में पूरा विश्व बैठा हुआ है और यहाँ सुपर पावर की लड़ाई है। देखिए, और जितने भी ये अपने हथियार की बात कही, निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ा एक मार्केट है और जिस मार्केट को पाने के लिए लोग एक दूसरे से सुपर पावर बनना चाह रहे हैं। लेकिन भारत ने देखिए कितना बढ़िया किया कि स्वदेशी का उन्होंने अपना एक फार्मूला दिया। कभी भी कोई हम लोग अगर बाहर से कोई जेट खरीदते हैं या जो राफेल खरीदा कोई, कभी ये लोग वो टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफर नहीं करते हैं। तो ये इनका एक हथियार वेपन्स का एक पूरा विश्व में एक बड़ा व्यापार चल रहा है। लेकिन अब इससे हट के मैं एक बात ये बता रहा हूँ, ये जो पूरी लड़ाई विश्व के अंदर है, ये पूरी एक विस्तारवादी योजना पे लड़ाई है। सोवियत संघ को पूरा मिला के, पूरा यूक्रेन मिला के रसिया ये चाहता था कि हम पूरा पुराना स्वरूप सोवियत संघ का अपना बहाल करें। चाइना ये चाह रहा है कि जो हम इधर मध्य एशिया में देखें, पाकिस्तान ने जिस तरीके से पीओके की जमीन कब्जा करके चाइना को बेची और इधर अक्साई चीन और ये गलवान जो पूरी हमने आपसे वार्ता की, भारत भी ये पूरी दृष्टि लगाए हुए है। देखिए, भारत वन चाइना पॉलिसी मानता जरूर है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी ताइवान के इंडस्ट्रिस्ट को भारत में बुलाया था, वो आए थे और ताइवान से इन्वेस्टमेंट हो रहा है हमारे यहाँ भारत के अंदर। ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चाइना से दूरी लगभग उनकी बनी हुई है। अमेरिका से भी उतनी दूरी है जितनी जरूरत है हमें। देखिए, अमेरिका हो या चाइना हो, ये चाइना धोखेबाज है, ये ड्रैगन धोखेबाज है। ये कब वार करेगा, कैसे वार करेगा, ये किसी को नहीं पता है। मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन पहली बार चाइना बैकफुट पे आया है। और बाइडेन जो है, देखिए राष्ट्रवाद की जो आप बात कह रहे थे, राष्ट्रवाद भारत में चल सकता है, राष्ट्रवाद अब चाइना में नहीं चलेगा। चाइना की जनता वहां भुखमरी की कगार में पहुंच गई है, वहां पूरा रियल एस्टेट का कारोबार डाउन हो गया है। चाइना की अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने जा रही है आने वाले समय में। ऐसी स्थिति में चाइना का आमतौर एमुनेशन, चाइना अगर लड़ाई करता है तो उसका व्यापक नुकसान होगा। अमेरिका अपर हैंड पे है, अमेरिका के पास इस समय अर्थव्यवस्था भी बहुत मजबूत है और सुपर पावर है। उसने ये दिखा दिया नैंसी पेलोसी को 26 विमानों के स्क्वाड करके कि देखिए, मैं जहां चाहूंगा अपने किसी भी व्यक्ति को दुनिया के किसी भी देश में उतार सकता हूँ, पूरा एयर स्क्वाड करके उतार सकता हूँ। अगर चाइना उस समय, जो चाइना के शी जिनपिंग ने कहा था कि मैं उतरने नहीं दूंगा, अगर उस समय कुछ कर सकता था चाइना तो कर सकता था। उस समय उसकी किरकिरी नहीं होती। सुपर पावर के टकराव अगर लेना था तो टकराव उस समय लेना था। लेकिन अब ये मॉक ड्रिल करके, ये रिहर्सल करके, ये सब चीजें करके, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि शी जिनपिंग जी ये गलती करेंगे। और ताइवान को पूरा सपोर्ट अमेरिका का पूरा मिल रहा है और मिलेगा। और यूक्रेन की स्थिति और ताइवान की बिल्कुल अलग है और ऐसी स्थिति में भारत भी नजर रखे हुए है। देखिए, अब मैं तो ये कहता हूँ, चाइना गड़बड़ करे, चाइना ये कोई एक चिंगारी छोड़े, मैं अपना अक्षाई चीन ले लूंगा। भारत तुरंत बैठा हुआ है इस चीज में। अरे आप जिसकी जमीन चाहेंगे उसकी जमीन कब्जा कर लेंगे, आप चाहेंगे ताइवान को कब्जा कर लेंगे। नहीं, ताइवान स्वायत्ता अपनी, ताइवान लोकतांत्रिक देश है, नहीं वो माओवादी वहां। भाई वो तो प्रभात जी, वो तो वियतनाम पे भी कब्जा करने की सोच रहे थे। नहीं, वो कितना भी कब्जा करने की सोचे चाइना, लेकिन कब्जा नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, वहां राष्ट्रवाद का फार्मूला नहीं चलेगा। वहां की जनता के बीच में बड़ा क्राइसिस है, वहां बहुत अर्थव्यवस्था वहां की डावाडोल है, वहां रियल एस्टेट पूरा डाउन हो चुका है। श्रीलंका जैसी स्थिति वहां बनने वाली है। उसको बचाने के लिए हो सकता है कि कोई ऐसा फार्मूला शी जिनपिंग अपना निकाले, उसमें आग में झोंक दे अपने आप को। क्योंकि कोरोना के बाद जिस तरीके से WHO या हर जगह चाइना की किरकिरी हुई है, पूरे वर्ल्ड के अंदर किरकिरी हुई है, और ऐसी स्थिति में सोवियत संघ वो रूस कह रहा है कि हम आपके साथ हैं,
जब तुम यूक्रेन से नहीं लड़ पाए, तुम अपना सोवियत संघ नहीं बना पा रहे हो, तो तुम चाइना का क्या साथ दोगे? तो ये सिर्फ कहने की बातें हैं, ये इंटरनेशनल एक सगुफे होते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जिसके ऊपर जब मुसीबत आती है वो उसी को झेलनी पड़ती है। ताइवान की अगर प्रेसिडेंट बोल रही है तो वो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, क्योंकि चाइना अगर ताइवान को कब्जा कर लेगा तो चाइना आगे बढ़ता जाएगा, जो विश्व के लिए खतरा है। ये विश्व के सुपर पावर जानते हैं, विश्व के वो देश जानते हैं जो आज सुपर पावर की दौड़ में है। भारत भी सुपर पावर की दौड़ में है, भारत को कमजोर मत समझो। अगर आपने हमारी कुछ जमीनें कब्जा कर ली हैं तो आप लड़िए, युद्ध लड़िए ताइवान से। देखिए हम तुरंत अपनी अच्छाई चीज लेते हैं और सारी चीजें लेते हैं। और आपने पाकिस्तान से पीओके से जो जमीनें ली है, आपने पाकिस्तान वैसे भी अलग थलग पड़ा है, कमजोर पड़ा है, उसकी भी अर्थव्यवस्था बिल्कुल खराब है। तालिबान को अमेरिका ने अपने कब्जे में लिया है। देखिए सबसे बड़ा राष्ट्रवाद देखा जाए तो जो बाइडेन का जीता है, जिसने अपने पूरे नागरिक तालिबान से निकाल के, क्योंकि अमेरिका का एक ट्रुथ मरता है तो वो अमेरिका के लिए बहुत मतलब एक दुखदाई क्षण होता है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका ने सारे ट्रुथ निकाले तालिबान से, और जिस तरीके से जवाहिरी को मारा और पैसे दिए और वो पूरा, तो ये जो सारी स्थितियां पूरी जो डेवलप हो रही है पूरे विश्व के अंदर, बारूद के ढेर में पूरा विश्व बैठा है। एक चिंगारी फूटेगी और जो ये धमकी दी जाती है कि परमाणु युद्ध कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, ये सिर्फ सुनने को मिलता है। कोई गलती नहीं करेगा, कोई विश्व में कोई ऐसा प्रभात देश जी, नहीं है जो प्रभात जी, ये प्रभात जी पुरानी टीस है। दुनिया का सबसे पहला जो स्लेविक राज्य था वो कीव था, तो इसलिए कहीं रूस के मन में भी टीस है यूक्रेन को लेकर, और राष्ट्रवादियों को लेकर कहीं टीस है चाइना के मन में कि ताइवान उस समय माओत्सो नहीं जा पाए, अपनी सेना को नहीं भेज पाए, टीस होती है। हमारे मन में टीस है पाकिस्तान को लेके, पीओके को लेके, पूरी दुनिया एक जैसी है। मैं आऊँगा आपके पास। किरोड़ी सिंह जी, सवाल ये है कि अंतर्राष्ट्रीय साख और आंतरिक साख, अब चाइना को इन दोनों में से, इन दोनों को बचाना है और स्थिर रखना है। क्या लगता है कि आंतरिक साख और अंतर्राष्ट्रीय साख नैन्सी पेलोसी के जाने के बाद क्या स्थितियों में परिवर्तन नहीं आएगा? स्थितियां जस की तस रहेंगी, चाइना और मजबूत होगा या कुछ और नया होगा? देखिए ऐसा है कि जैसा आपने प्रभात जी से एक सवाल पूछा था, आधा मिनट में उससे ले लेता हूँ। आपने कहा कि हथियार तो सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं और इसके लिए AK-47 को इन्वेंट करने वाले क्लाशनिकोव और ओपनहाइमर एटम बम को इन्वेंट करने वाले दोनों रिग्रेट कर चुके हैं कि हमने इसलिए ये इन्वेंशन नहीं किया था एटम बम का या AK-47 का कि गलत तरीके से यूज हो, लेकिन हो रही हैं। और इसलिए ओपनहाइमर ने ये कहा था कि रिसर्च और इनोवेशन है वो राज्य के नियंत्रण में नहीं होना चाहिए, स्वायत्त संस्थाओं के नियंत्रण में होना चाहिए। राज्य के पास पावर होता है, इसलिए मिस यूज कर लेता है। और आज जितना रिसर्च इनोवेशन है वो राज्य के नियंत्रण में हो रहा है, इसलिए हथियारों का यूज हो रहा है और होता रहेगा। और हथियार कई बार नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उनके पास भी पहुंच जाते हैं और जो पहुंच रहे हैं उससे आतंकवाद फैल रहा है। ये तो एक उसका थोड़ा सा जवाब हो गया। दूसरा आपने पूछा चाइना को लेके, चाइना की आंतरिक स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चाइना की क्या स्थिति हो सकती है। देखिए अमेरिका ने बाइडेन के आने के बाद में पूरी दुनिया का ध्रुवीकरण कर दिया है, दो ग्रुप में बांटने का प्रयास किया है। और उसके बांटने के में दोनों ही पेंडेमिक को लेके भी और बाद में यूक्रेन क्राइसिस को लेके भी, और उससे दुनिया की अर्थव्यवस्था इतनी डावाडोल हो गई है कि संभलना मुश्किल है। पूरी दुनिया इन्फ्लेशन के चक्कर में फंस रही है। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने यहाँ तक कहा कि श्रीलंका जैसी स्थिति में 69 कंट्रीज हैं जहाँ सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। ये यूएन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, ये अंकाड ने रिपोर्ट तैयार की है। तो दुनिया की अब पूरी अर्थव्यवस्था डामाडोल हो चुकी है। और इसमें जो चाइना की स्ट्रेटेजी है बेल्ट एंड रोड, उससे चाइना ने बहुत से देशों को जोड़ रखा है। तो अफ्रीका में चाइना मार्केट पे कब्जा कर रहा है, इकोनॉमिक रिलेशन डीपन कर रहा है, अभी लैटिन अमेरिका में कर रहा है, और एशिया में भी चाइना रिसिप के थ्रू अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। इसको कंटेन करने के लिए अमेरिका ने क्या किया कि अभी जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई जापान में, उसमें एक प्रपोजल दिया कि हम इंडो पैसिफिक
इकोनॉमिक फ्रेमवर्क देंगे, लेकिन उसमें ज्यादा देश अट्रैक्ट इसलिए नहीं हो रहे हैं कि अमेरिका अपना मार्केट उनके लिए नहीं खोलना चाहता है, चाइना अपना मार्केट खोल रहा है। तो अभी भी देशों का विश्वास है वो चाइना पे अमेरिका से ज्यादा हो रहा है। अमेरिका अपनी राजनीतिक और सामरिक महत्व की बातों से ज्यादा बल देता है, आर्थिक पक्ष है उसमें मदद नहीं कर रहा है। बाइडेन ने एक प्रपोजल दिया था बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, लेकिन उसका अभी तक कोई पता नहीं है कितना पैसा वैसा कुछ नहीं दिया है, तो उसको लागू ही नहीं किया। एक बात कर दी, एक पॉलिटिकल रेटोरिक दे दिया। तो इस रूप में एमसीसी उन्होंने 2003-04 में दिया था, मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन, उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस अमेरिका ने रखे उसका छोटे छोटे देशों ने विरोध किया। फिलीपींस ने कहा कि हम नहीं लेंगे एमसीसी की ग्रांट, श्रीलंका ने कहा हम नहीं लेंगे, नेपाल ने कहा हम नहीं लेंगे, नेपाल ने अब लिए ग्रांट और नेपाल की पार्लियामेंट ने अब पास किया है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका है वो आर्थिक मदद देशों की कम कर रहा है, आर्थिक विकास के लिए। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चाइना का वर्चस्व आर्थिक दृष्टि से बना रहेगा, कमजोर नहीं होगा। तो चाइना अपना प्रभाव बढ़ाता रहेगा। आंतरिक दृष्टि से चाइना में जिस तरह की व्यवस्था है उस व्यवस्था में इस समय कोई विद्रोह की संभावना मुझे नहीं लगता है कि कोई विद्रोह होगा। इनफैक्ट जितना अमेरिका चाइना को कंटेन करने की कोशिश करेगा, दबाव बनाएगा, इंटरनली चाइना और मजबूत होगा, क्योंकि अमेरिका चाइना के 4 जो पॉइंट हैं उन पे चाइना को घेरने की कोशिश कर रहा है। जिंगजियांग, ताइवान, हांगकांग और तिब्बत, और इन सभी से ही चाइना अपना इतना डिफेंसिव हो। चाइना ने इंटरनल लेवल पे गरीबी का उन्मूलन कर लिया है। एक्सट्रीम पॉवर्टी चाइना में नहीं रही है। ठीक है, वहाँ का राजनीतिक सिस्टम अलग है, आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह की डेमोक्रेसी होनी चाहिए वो नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी पीपल्स डेमोक्रेसी है और गरीबी को हमने समाप्त कर लिया है चाइना ने। और ये वर्ल्ड बैंक ने भी एक्सेप्ट किया है कि चाइना ने गरीबी को समाप्त करने में दुनिया में सबसे बड़ा योगदान दिया है। तो ऐसी स्थिति में इंटरनल क्राइसिस मुझे नहीं लगता कि कोई चाइना में आएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चाइना का प्रभाव बढ़ रहा है, आर्थिक दृष्टि से इंफ्रास्ट्रक्चर और इस तरह की मदद कर रहा है बेल्ट एंड रोड के थ्रू। और आंतरिक दृष्टि से चाइना जितना अमेरिका दबाव बनाएगा इतना ही मजबूत होगा। वो चाइनीज जनता को और ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे, कंसोलिडेट करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि चाइना का प्रभाव कम होगा। इसलिए अमेरिका को जो अपनी स्ट्रेटेजिक कल्चर है उसको चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। किस तरह से अमेरिका अपना को बचा के रखे, अपना प्रभुत्व या वर्चस्व दुनिया में बना के रखे। और इसके लिए अमेरिकन इंटेलेक्चुअल्स में बड़ी डिबेट होती रही है और उन्होंने कहा कि उनका ये मानना है कि आर्थिक दृष्टि से अमेरिका ज्यादा मजबूत नहीं होगा, कमजोर होगा, लेकिन टेक्नोलॉजी के दृष्टि से और संस्कृति अमेरिकन कल्चर है वो दुनिया की कल्चर बन जाएगी और टेक्नोलॉजी में अमेरिका अच्छी स्थिति में होगा, लेकिन आर्थिक दृष्टि में अमेरिका कमजोर होगा। ये अमेरिकन का भी मानना है। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि चाइना को घेर के और एकदम से पीछे हट जाएगा चाइना, या चाइना बिल्कुल कमजोर हो जाएगा, क्योंकि जिस स्ट्रेटेजिक तरीके से और डिप्लोमेटिक तरीके से चाइना आगे बढ़ रहा है, मेरे ख्याल से अमेरिका के पास उसका तोड़ अभी नहीं निकल पा रहा है। क्योंकि जिनको अमेरिका, जैसे अमेरिका ने G7 में देशों को बुलाया, चाइना के अगेंस्ट में प्रस्ताव पास किया, फिर नेटो के विस्तार की बात की, उसमें भारत, नेटो की जो समिट हुआ स्पेन में उसमें भारत को नहीं बुलाया, और उसमें जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया को बुलाया। तो अमेरिका ये चाहता है कि अब नेटो का विस्तार किया जाए एशिया में। तो एक नया नेटो बनाने का भी अमेरिका प्रयास कर रहा है, लेकिन इससे अमेरिका को फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, क्योंकि भारत जैसा भी, भारत चाहता है कि क्वेड है या G7 है जो दुनिया के आर्थिक विकास का साधन बने, इंजन ऑफ ग्रोथ बने,
वो कोई सैनिक गठबंधन नहीं बने। तो भारत जैसे देश हैं, ऐसे और बहुत से देश हैं, साउथ अफ्रीका भी इसमें आ रहा है, ब्राजील भी कभी कभी इसमें आ जाता है। तो इसीलिए यूक्रेन को लेके अमेरिका को सपोर्ट नहीं मिला है। तो जो बड़े देश हैं, जो हम ग्लोबल साउथ के देश कहते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं। लेकिन किरोड़ी सिंह जी आप ये कह रहे हैं, किरोड़ी सिंह जी आप ये कह रहे हैं कि नया नाटो बनाना चाहता है अमेरिका। नाटो की तो विश्वसनीयता ही खतरे में आ गई थी जब यूक्रेन से युद्ध हुआ रूस का। कई बार नाटो को इस भूमिका में देखा गया कि नाटो के कहीं दो टुकड़े ना हो जाएं, क्योंकि कई ऐसे देश थे जो आपस में एक दूसरे से उलझ रहे थे और एक विश्वसनीयता नाटो अर्जित ही नहीं कर पाया कि यूक्रेन को समर्थन देना है या नहीं देना है। देखिए, इसमें फ्रांस और जर्मनी ने बहुत प्रयास किया कि यूक्रेन का क्राइसिस टाला जाए। और इसके लिए फ्रेंच राष्ट्रपति और जर्मन राष्ट्रपति ने मॉस्को और वाशिंगटन के विजिट करके कन्विंस करने की कोशिश की दोनों पार्टियों को, लेकिन वो असफल रहे, क्योंकि जो एंग्लो सेक्शन है, ब्रिटेन और अमेरिका है, वो डिटरमिन थे कि रशिया को कमजोर करना है, उसको घेरना है। अदरवाइज जो यूरोपियन कंट्रीज थे वो ये खुद मान रहे थे कि हमारे यूरोपियन वैल्यूज को चुनौती आ रही है और इसके लिए युद्ध की स्थिति को टाला जाए। तो आप सही कह रहे हैं कि नेटो में विवाद था, और आज भी यूरोपियन यूनियन में भी हंगरी जैसे देश ने कह दिया कि हम कोई सैंक्शन नहीं लगाएंगे, हमारे को एनर्जी की जरूरत है। अब सर्दियों के दिन आने वाले हैं और बिना एनर्जी के हम नहीं रह सकते, तो एनर्जी हमारे को रशिया से ही आ सकती है, उसका कोई विकल्प नहीं है। तो यूरोपियन यूनियन में भी डिफरेंसेज हैं सैंक्शन को लेके, और हमारे विदेश मंत्री ने भी ये कहा था कि यूरोप में ज्यादा रशिया से एनर्जी के सोर्स ले रहा है, भारत तो कम ले रहा है। ये तो ठीक है भाई, मुट्ठी किरोड़ी सिंह जी, ये तो अच्छा है, मुट्ठी बंद है, ये तो अच्छा है, मुट्ठी बंद है, लेकिन ब्रिटेन भी एक समय में ब्रेक्जिट चला ही रहा था ना, तो फिर EU भी कहाँ एक है, नेटो भी कहाँ एक है, और कोरोना आया तो WHO को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया चीन ने। और मान लीजिए UN की भी क्या भूमिका रही, UN भी बस बयान जारी करता रहा, कोई बड़ी भूमिका तो नहीं रही UN की जब यूक्रेन से युद्ध हुआ रूस का। तो बस जी चंद्रशेखर जी यूक्रेन को जी से एक सवाल है मेरा। किरोड़ी सिंह जी, सवाल आपका है, प्रभात त्रिपाठी जी आपसे सवाल कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि पूरे विश्व के अंदर जिस तरीके से सुपर पावर जो कंट्रीज हैं जो अपने आप को कहती हैं, नाटो या जितने भी संघ हमारे बने हैं, चाहे यूनाइटेड नेशन हो चाहे WHO हो, क्या इन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया है कंट्रीज के साथ? खूब किया है, खूब जमा के, कोरोना में WHO जमा के किया है, मिला हुआ था जबकि किया है। तो अब जो देश अपनी ताकत के हिसाब से, मैंने कहा पहले कि अब हर देश को अपनी ताकत के हिसाब से अपना आकलन करना होगा, किसी के भरोसे नहीं कि अमेरिका ने कह दिया यूक्रेन को कि तुम्हारे साथ आप जंग लड़ जाइए, अमेरिका ने कह दिया ताइवान से कि जंग लड़ जाइए। जर्मनी और जापान और अमेरिका, ब्रिटेन सब ताइवान के साथ है। विस्तारवादी जो योजना जिस तरीके से चाइना चलता है, उस पे चाइना को मुंह की खानी पड़ी है, रूस को मुंह की खानी पड़ी है। अब आप किसी को ऊपर इस तरीके से हमला करके सुपर पावर के आप राज नहीं कर सकते हैं। हर कंट्रीज, हर देश की अपनी स्वायत्ता है, अपनी डेमोक्रेसी है। ठीक है, भारत के अंदर जवाब ले लेता हूँ एक बार। ललन सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं किरोड़ी सिंह जी आ रहा हूँ। मैं चंद्रशेखर जी एकदम साफ बोलना चाहूंगा कि आप देखिए 20 लाख की सेना चीन के पास है रिजर्व मिलाकर, और इनके पास 1.5 लाख का ताइवान के पास। अभी 130 किलोमीटर की जमीनी दूरी है चीन और ताइवान से। हमने केवल एक ही चीज रक्षा के तौर पर बताना चाहूंगा कि चीन को कई मजबूरियां हैं, लेकिन आपके सामने बहुत साफ है कि जो ये युद्धाभ्यास हो रहा है ये एक ट्रेलर मात्र नहीं है। ये अगर जरूरत पड़ा तो चीन इसको लड़ाई के तौर पे परिवर्तित कर सकता है। मैं आपको इस बात को पूरी विश्वास के साथ बताना चाहूंगा। 4 दिनों का जो युद्धाभ्यास है ये युद्ध का कोई ट्रेलर नहीं है। कारण क्या है, चीन अपनी बहुत बेइज्जती करा चुका है, और नैन्सी मैडम के आने के बाद उन्होंने जो एक बयान दिया है कि हम ताइवान के संप्रभुता और आर्थिक और हर तरह से पूरी तौर पे मदद के लिए तैयार है, तो चीन को ये कहीं भी गले से नीचे उतरना बहुत मुश्किल है। तो मैं आपको एक चीज बताने में कोई हर्ज नहीं समझता हूँ कि जिस तरह से मिसाइलें और जिस तरह से टैंक और जिस तरह से उनकी एयर स्पेस में
दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। मानता हूं कि अमेरिका के वो दबाव में आ सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ा तो अमेरिका के दबाव के बावजूद भी ताइवान को इस तरह की हालात वो बना सकते हैं जिससे पूरी दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर की संभावना भी बन सकती है। और इस चीज को रक्षा जानकार महसूस कर रहे हैं कि एक और प्रॉब्लम मत हो जाए दुनिया को, जो आज यूक्रेन का हम लोग झेल रहे हैं। इसमें विदेश, आर्थिक, सामाजिक और मानवाधिकार, और आपने ठीक कहा, नाटो और यूएनओ का कोई भी अभी असर दुनिया के ऊपर नहीं, बिल्कुल नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। किरोड़ी सिंह जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि कोरोना में तो ऐसा लगा कि टेड्रोस एडोनम घेब्रेयेसस जो WHO के हेड है, वो नौकरी चीन की कर रहे थे, और अमेरिका ने तो मना भी कर दिया WHO को खत्म कर दो। ये भी एक बार बात होने लगी थी। देखिए, ऐसा है जैसा प्रभात जी ने कहा कि नेटो है या यूरोपियन यूनियन है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग नहीं है, क्षेत्रीय संगठन है, क्षेत्रीय अलायंस है। और WHO है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। तो हमें डिफरेंस करना चाहिए रीजनल जो संगठन है या अलायंस है उनमें और संयुक्त राष्ट्र संघ में। और संयुक्त राष्ट्र संघ मुझे लगता है कमजोर होता लग रहा है, और इसीलिए जब अफगानिस्तान में क्राइसिस आया तो सेक्रेटरी जनरल ने एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि इट इज फैंटासी टू थिंक UN कैन डू समथिंग। लेकिन यूक्रेन के संकट में सेक्रेटरी जनरल ने यूक्रेन का विजिट किया, रशिया का विजिट किया, कन्विंस करने की कोशिश की, वहाँ सफलता नहीं मिली। लेकिन अब जब अनाज का संकट आया, फूड क्राइसिस आया, तो सेक्रेटरी जनरल ने UN ने मीडिएट करके जहाज को निकलने का एग्रीमेंट किया। टर्की में एग्रीमेंट हुआ, रशिया और यूक्रेन ने एग्रीमेंट किया, और खाने गेहूं के जहाज हैं वो बाहर पहुंच गए हैं, लीबिया वगैरह में पहुंचा दिए। तो UN कर रहा है, लेकिन UN डेफिनेटली कमजोर हुआ है। और अगर कुछ करना है तो संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत ही होना चाहिए। अमेरिका को भी यूनिलेटरल कुछ नहीं करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जितने सैंक्शन परमिट किए हैं उतने ही सैंक्शन के लिए दबाव बनाना चाहिए। बाकी अमेरिका ने जो यूनिलेटरल सैंक्शन रशिया पे लगाए हैं वो विश्व की अर्थव्यवस्था को खराब कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपने ललन सिंह जी ने कहा कि युद्ध की स्थिति में ताइवान को अमेरिका बचाए। डेफिनेटली ताइवान को बचाएगा। चीन भी मुझे नहीं लगता कि ताइवान पे इस समय कोई अटैक करेगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि चीन का गोल दूसरा है। आज की स्थिति में चाइना ने भारत के साथ न अमेरिका के साथ युद्ध में उलझना चाहता है। चाइना का गोल है वो लॉन्ग टर्म गोल है, और चाइनीज डिप्लोमेसी में मेरे ख्याल से ज्यादा डिप्लोमेटिकली स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। जिस तरीके से दुनिया को हैंडल कर रहे हैं और जिस तरह GRI को एक्सपेंड किया है उन्होंने, तो उससे चाइना मेरे ख्याल से ज्यादा मजबूत लग रहे हैं। आपने WHO के ऐसा कह रहे हैं कि चाइना के साथ WHO की मिली भगत। देखिए, WHO संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था है, और संयुक्त राष्ट्र की संस्था में जब WHO पे आरोप लगे तो WHO ने टीम भेजी। जब WHO की मीटिंग हुई तो अमेरिका ने चाइना को कॉर्नर करने का प्रयास किया। तो ये कहा गया, WHO ने रिजोल्व किया कि एक मल्टीनेशनल टीम भेज देंगे, चाइना उसको रिपोर्ट दे देगी कि चाइना से ओरिजिन हुआ या नहीं हुआ और किस रूप में हुआ। तो वो रिपोर्ट प्रेजेंट की गई, WHO में रिपोर्ट तैयार की गई। चाइना का प्ली ये था कि अमेरिका हमारे यहाँ कौन होता है इन्वेस्टिगेशन करने वाला, WHO करे, UNO करे। तो चाइना की पोजीशन उस रूप में लीगली साउंड थी। तो किरोड़ी सिंह जी देखिए, टेड्रोस एडहेनम तो बने ही चीन के समर्थन से थे, WHO के हेड। देखिए, ये तो अगर विभिन्न देशों में डिफरेंसेस होते हैं तो आरोप प्रत्यारोप तो लगते हैं कि कौन किसके फेवर में है। इवन क्लाइमेट चेंज को लेके भी ट्रंप ने कहा था कि हम तो क्लाइमेट चेंज से पेरिस एग्रीमेंट से विड्रा करेंगे। यूनेस्को को धमकी दी कि यूनेस्को है वो विकासशील देशों के समर्थन में है, यूनेस्को को हम ग्रांट नहीं देंगे। तो ये तो अमेरिका करता रहा पहले, कोई नई बात नहीं है। यूनेस्को को भी ट्रंप ने धमकी दी है, दी थी कि हम ग्रांट नहीं देंगे। यूनेस्को
दूसरे देशों जो अमेरिका के विरोधी हैं उनकी मदद कर रहा है, उनको प्रमोट कर रहा है। तो ये तो देखिए एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब हमारे राष्ट्र हित को चुनौती होती है तो हम एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं कि जो हमारे राष्ट्र इसके लिए सहायक हो सके। तो लेकिन हमें ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और एक्सपर्ट से उसकी रिपोर्ट तैयार करवा लेनी चाहिए और वो संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत करने से ही होगा। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ कमजोर हुआ तो विश्व डेफिनेटली बहुत ही एक कैटास्ट्रोफी की आग में जल जाएगा। तो एक ही विकल्प है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को किस तरह से मजबूत किया जाए और उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, रिस्ट्रक्चर किया जाए, जो भारत की पुरानी डिमांड है। संयुक्त राष्ट्र संघ प्रजातांत्रिकरण नहीं है कि काउंसिल में मेंबर्स को लिया जाना चाहिए। तो भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र संघ के रिस्ट्रक्चरिंग की मांग कर रहा है और ये भारत की मांग है, इससे समर्थन करके संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत करना चाहिए, जिससे दुनिया में विकास। मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा और सैनिक मैं आऊंगा आपके पास। प्रभात त्रिपाठी जी, देखिए यूक्रेन का युद्ध हुआ तो ये बात समझ में आ गई कि ना ईमान नाटो का है और ना ईमान यूएन का है। कोरोना आया तो ये पता चल गया कि चीन ने WHO को पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर लिया है। और इतिहास सुना है, ये आपने भी सुना होगा, इतिहास हमेशा जीत के पक्ष में लिखा जाता है। देखिए चंद्रशेखर जी, जीत और हार की बात जहां यूक्रेन या रशिया की है, ये उसी दिन हार गए थे दोनों देश जिस दिन उन्होंने युद्ध शुरू कर दिया था। मैं युद्ध को जीत नहीं मानता हूँ। ये जो युद्ध होते हैं ये सिर्फ इसलिए कि अपने आप को एक ताकतवर देश बताने के लिए, सुपर पावर बनाने के लिए, ये डिप्लोमेटिक जो रिलेशन होते हैं ना, ये भी बड़े दिखावे के रिलेशन होते हैं। पॉलिटिकल जो हमारा विल होता है, जो पॉलिटिकल विल जैसे हमारे भारत के अंदर है, ये पॉलिटिकल विल अगर किसी की मजबूत है तो आप दुनिया में राज कर सकते हैं। अगर भारत हमारा आने वाले समय में विश्व गुरु बनने जा रहा है, वो इसीलिए जा रहा है कि पॉलिटिकल विल, डेमोक्रेसी मजबूत है और पॉलिटिकल विल मजबूत है। जितने भी रशिया, चाइना या अमेरिका या ये जो है, ये एक ऐसी दौड़ में शामिल है। देश अभी सामने नहीं आए जो चाइना के साथ है, जहाँ से आपका पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। अभी आपका जो और कंट्रीज है पूरा एक विश्व बटा हुआ है। बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है। किरोड़ी सिंह जी, प्रभात त्रिपाठी जी, ललन सिंह जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल ताइवान को किसी मुगालते में नहीं रहना चाहिए। दुनिया में कोई देश या कोई संगठन किसी का है नहीं और यूक्रेन युद्ध ने इस बात को साफ कर दिया है। अब ताइवान का इस्तेमाल चीन कर रहा है या अमेरिका कर रहा है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज।